had started with this question, so let's take this question, first question in the long type. डिफाइन इकोसिस्टम. अब कंपोनेंट ऑफ द क्वेश्चंस देखो, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपको ब्रेक करना होता है अपने आंसर्स को इन डिफरेंट पार्ट. मेंस राइटिंग में ये इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चंस ब्रेक इट इनटू डिफरेंट कंपोनेंट एंड देन एड्रेस द कंपोनेंट इन अ स्पेसिफिक वर्ड लिमिट, है ना. तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम अलग अलग, अब दिखा है डिफाइन इकोसिस्टम तो सीधा डेफिनेशन ही पूछा है, तो उसमें कोई कॉन्टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है, डिफाइन ही कर दो. उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल चैनल एंड वाई शिफ्ट यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो मॉडल. अब यहाँ एनर्जी फ्लो मॉडल के बारे में पूछा है, तो थोड़ा सा यहाँ हम लोग पहले डिफाइन करेंगे व्हाट इज एनर्जी फ्लो, और फिर हम लोग ये दोनों मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे. पहला है सिंगल चैनल मॉडल और दूसरा है वाई शिफ्ट यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो मॉडल. फर्स्ट मॉडल लिंडमैन ने दिया था, सेकंड मॉडल जो था वो ईपी ओडम का दिया हुआ है. फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कहते हैं ईपी ओडम को. तो ये दोनों मॉडल के बीच के डिफरेंसेस को बताना है. डिफरेंसेस कब बताओगे? जब तुम्हें एक्सप्लेनेशन क्लियर होगा तो डिफरेंसेस आप क्रिएट कर पाएंगे. तो ये एक पार्ट हो गया आंसर का, जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है. तो आप यहाँ डिस्क्राइब करोगे. अब आपको जैसे लिखना है, अगर ये 32 मार्क्स में आया तो 400 450 वर्ड्स, अगर यही 40 मार्क्स में आया तो 500 मार्क वर्ड्स के अराउंड लिख सकते हैं. 400 to 500 वर्ड्स विथ डायग्राम एंड ऑल. अब उसमें भी क्या है कि कितने पेजेस लिख सकते हैं? 4 to 5 पेजेस. अगर हर पेज में आपके 100 वर्ड्स आते हैं तो नो नीड टू काउंट. 5 पेज में आपका आंसर समराइज हो गया, तो समझ जाओ कि यहाँ 500 वर्ड तुमने लिख लिया. तो आप इस तरह से भी लेकर चल सकते हैं अपने प्लानिंग को, कि एग्जाम हॉल में पेज काउंट करने की जरूरत ना पड़े. आपको अपने फॉन्ट साइज और अपने राइटिंग का पहले से पता हो, उससे टाइम सेव होता है. और आप एक स्टैंडर्ड प्लानिंग लेकर चलते हो तो क्या होता है कि आपका आंसर्स जो है और कॉपी जो है वो एक टेम्पलेट फॉर्म में दिखाई देता है. एग्जामिनर बड़ा इन्फ्लुएंस होता है उससे. तो आप देखिए, और मेंस में हमने क्या कहा? क्वालिटी ऑफ आंसर्स वो मैटर करेगा, प्रेजेंटेशन मैटर करेगा, डायग्राम फ्लो चार्ट्स जहां जरूरत है, ऐसा नहीं कि अननेसेसरली डालें. तो एक पार्ट ये हो गया डेफिनेशन, दूसरा पार्ट ये हो गया क्वेश्चंस का. थर्ड पार्ट है एक्सप्लेन हाउ द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गवर्न दीज मॉडल. इसी से इंटरलिंक्ड ये है, क्योंकि जब एनर्जी फ्लो के बारे में पढ़ोगे तो अर्थ के ऊपर जो इकोसिस्टम में फ्लो ऑफ एनर्जी है वो गवर्न होता है दो थर्मोडायनेमिक लॉज के द्वारा. लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो यहां पर हम लोग ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. कितना वर्ड कॉन्ज्यूम कर सकते हो तुम? 50 से 100 शब्द में लिख सकते हो अपने इस आइडिया को. ठीक है, तो 50 वर्ड्स अगर हम यहाँ दे दें डेफिनेशन में, 30 to 50 वर्ड्स, 200 वर्ड्स हम यहाँ दे दें, इसमें हम अगर 50 to 100 वर्ड्स दे दें, आप समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? डिवीजन, एक स्ट्रक्चर. तो आपके लगभग 300 to 350 वर्ड्स कंप्लीट हो गए. अब एक लास्ट पार्ट और भी है. वो लास्ट पार्ट है कि डिस्कस द डिफरेंट मेथड्स यूज्ड बाय इकोलॉजिस्ट टू मेजर ग्रॉस एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन एक्वेटिक इकोसिस्टम. एक इकोसिस्टम बोला, एक्वेटिक, नॉट टेरेस्ट्रियल. और एक्वेटिक इकोसिस्टम में एक ही प्रोडक्टिविटी मेजर करने का मेथड पूछ रहा है, वह है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी नहीं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. लेकिन जब हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो इसमें भी दो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. यानी इसमें ये दोनों छुपा हुआ है, हिडन है. यानी आपको पूरा प्रोडक्टिविटी प्राइमरी लेवल पर, प्राइमरी यानी प्रोड्यूसर लेवल पर प्रोडक्टिविटी को कैसे मेजर किया जाता है उस मेथड को लिखना है, एक्सप्लेन करना है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हो? अब इसमें भी आप कितना वर्ड्स लिख सकते हो? 100 से 200 वर्ड्स में आप
कंपाइल कर सकते हो इसको। तो मैंने आपको क्या कहा, अगर 40 शब्द में है तो 500 शब्द आप लिख सकते हैं, 500 वर्ड्स, 450 टू 500 मीन्स 5 पेजेस, है ना, समझ गए। अब क्या है कि जो मैं आपको आंसर्स देता हूं वो थोड़ा सा हॉलिस्टिक और थोड़ा उसमें ज्यादा कंटेंट होता है। क्यों? क्योंकि मैं जानबूझकर दे रहा हूं, क्योंकि अगर उससे रिलेटेड कुछ और भी चीजें आए तो आप लिख सकें एग्जाम में। मैं चाहूं तो इसको 300 400 वर्ड एग्जैक्ट में भी आपको बता दूंगा, और मैं अभी डिस्कस करने के बाद आपको कह दूंगा कि क्या लीव कर सकते हो, क्या ले सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट, समझ रहे हो आप? तो चलो लेट्स स्टार्ट। अब देखते हैं कि ये कंपोनेंट को मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है। तो देखो यहां मैंने बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए सीधा डिफाइन किया इकोसिस्टम को, कि एन इकोसिस्टम इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज बायोटिक कम्युनिटी, उसी को लिविंग कहते हैं, इंटरैक्ट डायनेमिकली अमंग देमसेल्फ, वो लिविंग आपस में इंटरैक्ट करते हैं, एंड विथ देयर सराउंडिंग्स नॉन लिविंग फिजिकल एनवायरमेंट, जिसको अबायोटिक फैक्टर कहते हैं। ठीक है। सो व्हाट इज इकोसिस्टम? इन इकोसिस्टम देयर आर टू कंपोनेंट, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट itself interacted with each other। बायोटिक कंपोनेंट में जैसे प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, एनिमल्स में हर्बीवोरी भी है, कार्निवोरी भी है, डिकम्पोजर्स भी हैं। तो ये प्रोड्यूसर यानी ग्रीन प्लांट्स, ये कंज्यूमर यानी कि हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और डिकम्पोजर्स, ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं। साथ ही ये जो लिविंग्स हैं, यानी ये जो प्रोड्यूसर हैं, ये जो कंज्यूमर हैं, ये नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं, सॉइल के साथ, सनलाइट के साथ, प्रेसिपिटेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So what is the ecosystem? Ecosystem is a structural and functional unit of biosphere का ही structural और functional unit है। Biosphere means where the life exists। तो ecosystem biosphere का क्या है? एक यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जहां तुम क्या ऑब्जर्व करते हो कि बायोटिक कम्युनिटी आपस में तो इंटरैक्ट करता ही है, वो अबायोटिक अपने सराउंडिंग या एनवायरमेंट के साथ भी इंटरैक्ट करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम, जब जब भी तुम कोई बात करते हो सिस्टम की, सिस्टम में मैंने कहा हमेशा मल्टीपल कंपोनेंट होगा, है ना। तो यहां जो सिस्टम बना है उसमें तुम क्या देख रहे हो, यहां जो हम बात कर रहे हैं, तो मैंने तुम्हें बताया कि बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट both are interacting with each other, both are interacting with each other, okay, and this is within this biosphere these things happen. So when we talk about an ecosystem, in ecosystem what we find within the biosphere, बायोस्फीयर का एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जहां बायोटिक अबायोटिक। अब ये बायोटिक में भी अगर आप देखेंगे तो मैंने कहा था कि बायोटिक फर्दर डिवाइडेड इनटू द प्रोड्यूसर, द प्राइमरी कंज्यूमर, द सेकेंडरी कंज्यूमर, the tertiary consumer, and all these are interlinked, as well as decomposers, decomposers, और ये जो है वो अबायोटिक इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। हियर व्हाट? सनलाइट,
टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, edaphic factor that is soil, etc. तो यहाँ ये इंटरैक्शन, दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आप डेफिनेशन लिख दिया, थोड़ा स्ट्रक्चरली समझा दिया। अब आगे आते हैं, ठीक है, और समझते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा था एनर्जी फ्लो मॉडल के ऊपर। क्वेश्चन में सेकेंड कंपोनेंट क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल चैनल एंड वाई शेप्ड यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो मॉडल इन एन इकोसिस्टम। तो अब एनर्जी फ्लो पर मैं आऊंगा। इकोसिस्टम डिफाइन कर दिया, एनर्जी फ्लो को पहले डिफाइन करूंगा कि एनर्जी फ्लो होता क्या है। एनर्जी फ्लो जो है वो इकोसिस्टम का एक बिहेवियर है, यानी इकोसिस्टम में बड़ा जेन्युइनली तुम्हें फ्लो ऑफ एनर्जी दिखेगा। तो यहाँ मैंने लिखा है एनर्जी फ्लो क्या है। क्या है एनर्जी फ्लो? सो व्हेन यू फॉलो द स्टैंडर्ड बुक्स, नॉट द एआई, तो लिखा रहेगा एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग फॉर्म द स्ट्रक्चरल कोर दैट सस्टेन लाइफ विद इन दिस सिस्टम। यानी इकोसिस्टम के अंदर लाइफ को अगर एग्जिस्ट करना है तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला फ्लो ऑफ एनर्जी और दूसरा फ्लो ऑफ मटेरियल। लेकिन फ्लो ऑफ मटेरियल क्या है? बड़ा गौर से देखोगे तो फ्लो ऑफ मटेरियल के लिए तुम इकोलॉजी में पढ़ते हो बायो जियो केमिकल साइकिल। इसका और में मैंने वही क्वेश्चन दिया है, जानबूझ के दिया है आपके इसी फर्स्ट क्वेश्चन के और में बायो जियो केमिकल साइकिल दिया है ना, बताओ। यस सर। तो बायो जियो केमिकल साइकिल को ही मटेरियल साइकिल बोलते हैं। तो इकोसिस्टम में लिविंग के सर्वाइवल के लिए न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जरूरी है और एनर्जी फ्लो जरूरी है। एनर्जी फ्लो पर ये क्वेश्चन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पे मैंने दूसरा क्वेश्चन बनाया क्योंकि वो भी आपके सिलेबस का पार्ट है। फिर मैंने बता दिया कि ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब यहां मेरा पर्पस है एनर्जी फ्लो को एक्सप्लेन करना और उसके मॉडल को और प्रोडक्टिविटी बताना है। मैं डायरेक्ट आ गया एनर्जी फ्लो पर। एनर्जी फ्लो इज द की फंक्शन इन द इकोसिस्टम। फिर लिखा है मैंने यहाँ कि द स्टोरेज एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज बेस्ड ऑन टू बेसिक लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि आपसे क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स पर भी पूछा है मैंने। सो एनर्जी फ्लो इज द की फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। अभी मॉडल में जब डिस्कस करूंगा तो आगे एनर्जी फ्लो को थोड़ा इलेबोरेट करूंगा। अब ध्यान से समझिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आप लोगों को? यस और नो? नो सर। अब देखो क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में तुमसे एनर्जी फ्लो मॉडल का डिफरेंस पूछा है ना? क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एनर्जी फ्लो मॉडल का डिफरेंस बताओ, ठीक है। इस डिफरेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमको लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ये डिफरेंसेस गवर्न होते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के रूल के द्वारा। इसीलिए मैंने पहले आंसर में लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन किया, फिर एनर्जी फ्लो के ऊपर आएंगे और मॉडल के बीच के डिफरेंस को एक्सप्लेन कर पाएंगे तो बेहतर समझ पाओगे और वो ज्यादा बेहतर लिंकेज होगा। पहला लॉ है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं इसे, और ये आप सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हो। क्या कहता है? दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी क्रिएट भी नहीं होता, डिस्ट्रॉय भी नहीं होता, केवल अपने फॉर्म चेंज कर लेता है। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहां लिखा है ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड इन इकोसिस्टम रेडिएंट सोलर एनर्जी। आपको पता है कि हमारे इकोसिस्टम में जो सन है, सन इज द यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी। पूरा का पूरा प्लैनेट अर्थ के ऊपर जो लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है वो लाइफ इस सोलर रेडिएंट एनर्जी की वजह से एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि यही एक सोर्स ऑफ लाइट है प्लैनेट अर्थ के ऊपर जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इस एनर्जी को प्लांट यानी प्रोड्यूसर्स कैप्चर करते हैं,
प्रोसेस जो करते हैं ये उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और इस फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये रेडिएंट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। रेडिएंट एनर्जी जो है, जो अर्थ के ऊपर रेडिएंट एनर्जी आ रही है, प्लांट इसको क्या करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, क्या करता है ये इस प्रोसेस में, ठीक है, यहाँ पर क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज बनाता है प्लस ऑक्सीजन और वाटर। तो ये क्या कर लिया, इस फॉर्म में उसने स्टोर कर लिया। ये क्या है, केमिकल है। तो तुमने क्या देखा, रेडिएंट एनर्जी, सनलाइट इज अ रेडिएंट एनर्जी, ये क्या बना दिया, केमिकल इस फॉर्म में, ये केमिकल है। यही केमिकल बाद में क्या होगा, ये केमिकल फिर रेस्पिरेशन से हमारे शरीर में, हम इसको खाएंगे, खाने के बाद हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन करने के बाद ये ग्लूकोज फाइनली टूटेगा, CO2 प्लस H2O और ATP बनाएगा। यही ATP एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है, जो कि खुद केमिकल है। इसी फॉर्म में ना एनर्जी प्लांट या एनिमल में स्टोर होता है, यही है केमिकल एनर्जी। इसी को कहते हो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी को क्या बोलते हो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो केमिकल फॉर्म में रेडिएंट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, नहीं, यानी प्लांट में कोई एनर्जी बाहर से क्रिएट नहीं हुआ है, इस रेडिएंट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया। फर्स्ट लॉ लागू हुआ ना, फर्स्ट लॉ कहता है एनर्जी नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। सनलाइट आई और प्लांट ने उसी सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, स्टोर कर लिया अपने पास, जब जरूरत होगी इस्तेमाल करेंगे अपने ग्रोथ में, अपने डेवलपमेंट में, अपने रिप्रोडक्शन में, और पूरी लाइफ जब तक है, जब तक ये एनर्जी मिल रही है तब तक सरवाइव कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आ गया। यहाँ एप्लीकेशन बताया मैंने कि कैसे रेडिएंट एनर्जी जो है कैप्चर्ड होकर क्लोरोफिल के हेल्प से केमिकल एनर्जी में, यानी कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और तुमने सुना है कि प्लांट में जब ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है तो स्टार्च के रूप में बन के स्टोर हो जाता है, जब जरूरत होती है उनको वो यूज करते हैं। जरूरत किस लिए होगी, ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, लाइफ प्रोसेसेस जिसको कहते हैं। इज इट क्लियर, समझ आ गया बच्चों ये फर्स्ट लॉ क्या है और कैसे इकोसिस्टम में उसका इस्तेमाल होता है, यहां मैंने लिख दिया है। अब सेकेंड लॉ को समझो। सेकेंड लॉ, अब उसी को कंटिन्यू, फर्स्ट लॉ को जब तुम कंटिन्यू करोगे तो अब प्लांट को खाएंगे हम लोग, तो प्लांट में जो स्टोर एनर्जी है वही हम में कन्वर्ट हो जाएगी और हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगी। तो हम कोई एनर्जी अलग से नहीं बना रहे हैं, हम जो भी सोर्स ले रहे हैं उसमें स्टोर्ड एनर्जी हमारे में कन्वर्ट हो जा रही है। तो एक बार प्लांट ने केमिकल एनर्जी बना लिया, वो हम लगातार आगे ट्रांसफर होता जा रहा है। अब देखो सेकेंड लॉ क्या कहता है। सेकेंड लॉ को शॉर्ट में एंट्रोपी भी बोलते हैं, जैसे उसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोला, यहाँ इंट्रोपी बोलते हैं। इंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, क्या होता है उसको समझिए। लिखा है कि द सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग एनी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन सम एनर्जी इज डिस्पर्स्ड, कुछ एनर्जी वेस्ट हो गया, एज अनरिकवरेबल हीट, किस फॉर्म में वो डिसिपेट हुआ, हीट में कन्वर्ट हो जाता है। अभी मैं समझाऊंगा आपको। एंड इंक्रीजिंग द सिस्टम डिसऑर्डर, जिसी को कहते हैं एंट्रोपी, और इसलिए सिस्टम धीरे धीरे क्या होता है, डिसऑर्डर यानी रैंडमनेस बढ़ने लगता है। अब इसको समझो क्या कहना चाहता है, थोड़ा सा समझ लोगे तो आगे का फ्लो मॉडल समझ आएगा। मैंने अभी बताया था आपको कि यहां पर पहला लॉ लागू किया था मैंने कि रेडिएंट एनर्जी जो है, ये प्लांट जो है, केवल प्लांट और एल्गी जो ग्रीन हैं, जिनके पास क्लोरोफिल है इकोसिस्टम में, टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक इकोसिस्टम में कुछ हैं जिनको आप एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन एल्गी कहते हो,
और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, ग्रीन प्लांट, इनके पास क्लोरोफिल है, तो ये रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ यहाँ पे लागू हुआ। अब सेकेंड बात क्या है, सेकेंड लॉ को समझें। सेकेंड लॉ कहता है कि ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी जब ट्रांसफॉर्म होता है तो कुछ एनर्जी हीट में कन्वर्ट होता है। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि जो सन से लाइट आती है, एनर्जी आती है, वो आगे मैं पढ़ाऊंगा, क्या वो टोटल एनर्जी फोटोसिंथेसिस में कन्वर्ट होकर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है? बोला नहीं, बहुत थोड़ा सा अमाउंट, बहुत थोड़ा सा अमाउंट जो है वो ही कन्वर्ट होता है। रेस्ट क्या होता है, अर्थ एब्जॉर्व कर लेता है हीट के फॉर्म में। इसीलिए अभी आपको ये वॉल गर्म लग रहा है, आपके रूफ गर्म लग रहा है ना, रॉक गर्म लग रहा है, रोड पे जाओगे अभी हीट रिलीज हो रहा है। वो हीट कहां से आया? सनलाइट। अगर सारा पौधा ही एब्जॉर्व कर लेता सनलाइट तो क्या पानी गर्म होता? क्या पृथ्वी के रॉक्स गर्म होते? क्या आपकी बिल्डिंग के छत गर्म होते? क्या आपकी पूरी वॉल बिल्डिंग की गर्म होती? नहीं होती ना, क्योंकि सारी हीट तो पौधे एब्जॉर्व कर लेते। तो क्या ऐसा होता है इकोसिस्टम में? नहीं होता ना। तो सन की जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। क्या मेरी बात तुम्हें समझ आ रही है बच्चों? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। केवल 1 to 5% एनर्जी ही प्लांट, टोटल एनर्जी का 1 to 5% एनर्जी ही फोटोसिंथेसिस में कन्वर्ट होता है। 1 to 5%, यानी जितनी सन की लाइट आ रही है अर्थ पर, उसका 1 to 5% ही यूटिलाइज होगा। रिमेनिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीट एनर्जी में। समझ रहे हो बच्चों? यही 1 to 5% एनर्जी जो कि केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, यही ट्रांसफर होगा हर्बीवोर्स में, यही ट्रांसफर होगा कार्निवोर्स में और टॉप कार्निवोर्स में। इसीलिए एक ऑब्जेक्टिव जो बनाया है कि टॉप कार्निवोर्स को खतरा क्यों है, ये जल्दी समाप्त होने का डर क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा 1 से 5% तो यही कैपेबल है एनर्जी को कन्वर्ट करने का। इसी के स्टोर्ड एनर्जी पर ये जिंदा है, और इसमें भी जाएगा एनर्जी तो कुछ लॉस हो जाता है। फिर उसके बाद एनर्जी यहां ट्रांसफर होता है तो कुछ लॉस हो जाता है, फिर यहां ट्रांसफर होता है तो कुछ लॉस हो जाता है। तो सबसे कम किसके पास पहुंचता है? जहां डिसरप्ट करूंगा मैं इसको, ये सबसे पहले मरेगा। इसी पर क्वेश्चन पूछा था ऑब्जेक्टिव मैंने, और मैंने बताया कि हर ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो रिड्यूस होती चली जाती है। वही ऑप्शन बनाया था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो? तो सबसे पहली बात, सेकेंड लॉ क्या कह रहा है? सेकेंड लॉ कह रहा है कि जब एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, रेडिएंट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो सारा रेडिएंट एनर्जी केमिकल एनर्जी में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, सारा एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, कुछ एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और इसी के कारण इकोसिस्टम के अंदर डिसऑर्डर क्रिएट होता है, एंट्रोपी क्रिएट हो जाता है। पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफर होती तो बहुत लंबा फूड चेन बनता और वो सस्टेन कर जाता, लेकिन इकोसिस्टम में लंबा फूड चेन सस्टेन नहीं कर सकता क्योंकि आगे कम एनर्जी ट्रांसफर होती। एम आई क्लियर? चलें आगे। ये लॉ समझ में आ गया बच्चों? और इकोसिस्टम में एप्लीकेशन समझ आ गया। अब आगे आते हैं। अब हमें बताना है एनर्जी फ्लो मॉडल, उसका डिफरेंसेस। तो चलो पहले समझते हैं। मैंने लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन कर दिया, उसका एप्लीकेशन बता दिया, आपको उतना ही लिखना है, ठीक है? अब देखो आगे। इसीलिए मैंने कहा साइंस एंड टेक में जो पार्ट है ना, वो आप क्रैम करके रट के जाकर लिखने की कोशिश करेंगे तो लिख ही नहीं पाएंगे, कुछ ना कुछ भूल जाओगे, या बिना समझे क्रैम किया है तो कुछ भी लिख लोगे जो मिलेगा आपको। कॉन्सेप्ट बिल्ट रहेगा तो पेन बहुत फास्ट चलेगा, क्योंकि आप वहां एज इट इज लिख सकते हैं, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट।
एनर्जी फ्लो क्या है? एनर्जी फ्लो का डेफिनेशन है, द बिहेवियर ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज रेफर टू एज एनर्जी फ्लो. What is energy flow? Behavior of energy in ecosystem is referred to energy flow. Why? Because energy transformation are directional in contrast to cyclical behavior of nutrients. अब यहां समझो, कोई भी फूड चेन बनाओगे तुम, जैसे तुमने बनाया ट्री, फिर तुमने बनाया ट्री के ऊपर कुछ भी जो ट्री से लीफ खा रहे हैं, हर्बीवोर्स मान लो, बनाया तुमने गोट, ठीक है, गोट के बाद तुमने बनाया यहाँ पे से फॉर एग्जांपल जैकल, फिर यहाँ बनाया लायन. अगर इसका तुम एनर्जी पिरामिड बनाओगे, सबसे ज्यादा एनर्जी यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इसका पिरामिड बनाओगे तो प्रोड्यूसर यहाँ होगा, प्राइमरी कंज्यूमर गोट यहाँ होगा, जैकल यहाँ होगा और लायन यहाँ होगा, और एनर्जी यहाँ सबसे ज्यादा होगा, इसलिए बेस चौड़ा होगा, ऊपर नीचे बेस नैरो होगा. एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है ट्रॉफिक लेवल में यूनिडायरेक्शनल होता है, हमेशा इसका पिरामिड अपराइट बनता है. क्यों? क्योंकि हमेशा एनर्जी एक ही डायरेक्शन में, बैकफ्लो नहीं होगा. अगर ट्री को खा लिया गोट तो फिर ये कन्वर्ट नहीं होगा, इसमें होगा क्या? बताओ, नहीं होगा ना. नो सर. गोट को खा लिया जैकल तो फिर कन्वर्ट होगा क्या गोट में? नहीं होगा ना. तो एनर्जी सिंगल डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर होता है, यही बात मैंने लिखा है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आर डायरेक्शनल, यही चीज लिखा है, और इसको पिरामिड से समझा दोगे एग्जाम्स में, है ना. फिर लिखा इन कॉन्ट्रास्ट टू साइक्लिकल बिहेवियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट जो चलते हैं वो साइक्लिकल बिहेवियर है. जैसे तुम बनाते हो ना कोई भी, मैंने तुम लोगों को सिखाया था ना कि बायोजियोकेमिकल साइकिल में ये बायोस्फीयर है, और ये देखो ये है लिथोस्फीयर, ये है एटमॉस्फेयर, ये है हाइड्रोस्फीयर. अब कोई भी साइकिल बनानी है, मान लो कार्बन साइकिल बनानी है, बायोस्फीयर में तीन चीजें होती हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, यही तीन होते हैं. अब कार्बन साइकिल तुम बना रहे हो, कार्बन का रिजर्वॉयर क्या है? यहाँ है ना, एटमॉस्फेयर में कार्बन होते हैं ना, CO के फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में. इस कार्बन को कौन यूज करता है? प्रोड्यूसर यूज करता है ना फोटोसिंथेसिस में. इसी प्रोड्यूसर से फिर वो कार्बन कंज्यूमर में जाता है, और कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों मर जाते हैं, तो डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज करके फिर सॉइल में मिक्स करता है या एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है. हम इसकी साइकिल बनाते हैं, इसको कहते हैं कार्बन साइकिल. अब मैं बना के दिखा नहीं रहा हूं, वो बायोजियो केमिकल साइकिल में एक्सप्लेन करूंगा, पर इसी को साइक्लिकल. अब ये हाइड्रोस्फीयर में क्या होंगे? इसमें भी तो एल्गी होंगे ना, पानी में एल्गी होंगे. लिथोस्फीयर, लैंड पर क्या होगा? ट्री होगा, प्लांट होगा, फोटोसिंथेसिस यहां भी होगा, यहां भी होगा ना प्रोड्यूसर से. तो ये एक तरीका है, कोई भी बायोजियोकेमिकल साइकिल को एक्सप्लेन आप इस मॉडल पे कर सकते हैं, मैं सिखाऊंगा तुम्हें आगे. अब मैंने बताया तो कार्बन क्या होगा? साइक्लिंग होगी उसकी, जहां से चला था वापस लौट जाएगा. एनर्जी नहीं होता, एनर्जी जो चला था सन से फिर नहीं पहुंचेगा, एनर्जी एक डायरेक्शन में मूव करता है. ये मैंने बताया आपको, एनर्जी फ्लो का मॉडल समझाया आपको कि इकोसिस्टम में एनर्जी यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है, न्यूट्रिएंट की तरह साइक्लिकल फॉर्म में नहीं घूमता. नाइट्रोजन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, ये नहीं हो रहा है यहाँ. अंतर समझ गए तुम लोग? यस और नो? चलो आगे. फिर मैंने तुम्हें बताया कि मेन सोर्स क्या है एनर्जी का? सनलाइट. सनलाइट रेडिएंट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, वो मैंने आपको समझा दिया है पहले, स्किप करता हूं. अब मैंने बताया है केवल 1 से 5% जो टोटल सोलर एनर्जी आती है, वही 1 से 5% इंसिडेंट रेडिएशंस का यूज करता है, और 2 to 10% ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन हम इसको कहते हैं. तो टोटल 1 to 5% एनर्जी जिसको पौधे यूज करते हैं, उसी को कहते हैं, इसी एनर्जी को कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन.
और इसका 2 से 10% ही एनर्जी को यूज करता है पौधा अपने फोटोसिंथेसिस के लिए। समझो कितनी पॉइंट में एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है वो, पॉइंट में। टोटल जो एनर्जी आ रही है उसका 0.10% एनर्जी ही फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक्चुअली कैप्चर्ड हो रहा है। और उससे जो प्रोडक्टिविटी बन रही है, उससे जो बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं फूड का, उसको कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जब लाइट आती है और लाइट से ग्लूकोज बनाकर स्टोर करते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अभी मैं समझाऊंगा। यही प्रोडक्शन हुआ प्राइमरी कंज्यूमर लेवल पे, अरे प्राइमरी प्रोड्यूसर लेवल पे या सिंपली प्रोड्यूसर लेवल पे। लेकिन आपको पता है, तो मैंने क्या बताया कि सनलाइट जितनी आई उसका मात्र 1 to 5% एनर्जी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, और इसका 2 से 10% एनर्जी जो है वो पौधे इस्तेमाल करते हैं इस फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का फोटोसिंथेसिस के लिए। और फोटोसिंथेसिस के बाद जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी केमिकल एनर्जी का मतलब जो वो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनाते हैं और इस फॉर्म में वो स्टोर करते हैं अपनी एनर्जी को, ये जो एनर्जी है, ठीक है, यही प्रोड्यूसर्स लेवल पर प्रोडक्टिविटी कहलाती है। और प्रोड्यूसर लेवल यानी प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है, जिसको हिंदी में उत्पादकता कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। शुरू में इसको हम कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। लेकिन पौधा जब इस कार्बोहाइड्रेट को बनाता है अपने अंदर, तो इसमें से कुछ कार्बोहाइड्रेट वो इस्तेमाल भी अपने लिए करता है, अपने ग्रोथ, अपने डेवलपमेंट, अपने रिप्रोडक्शन, अपने बॉडी फंक्शंस के लिए करता है। तो क्या करता है वो प्लांट की, यही जो केमिकल एनर्जी है, ये ग्लूकोज, इसको तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। इसी प्रोसेस को बोलते हो रेस्पिरेशन। सेल के अंदर होता है, प्लांट या एनिमल दोनों में जितने सेल्स हैं, हर सेल में ये प्रोसेस होता है। ये जो ग्लूकोज बनाया, ये जो एनर्जी बनाई, स्टोर किया है, उस एनर्जी को ब्रेक डाउन करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और फाइनली क्या बनता है, CO2 प्लस H2O प्लस ATP। इसको कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्लांट में जब होगा तो जो केमिकल एनर्जी यानी जो ग्लूकोज उन्होंने बनाया है, कुछ ग्लूकोज तो वो कंज्यूम कर लेंगे, यानी रेस्पिरेशन में क्या होगा, कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो जो टोटल प्रोडक्टिविटी है उसको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अगर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से हम रेस्पिरेशन को माइनस कर देंगे, यानी इसमें जितनी ग्लूकोज लॉस हो गई उसको माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा उसी को कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आपसे प्रोडक्टिविटी पूछा है ना क्वेश्चन में। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो रेडिएंट एनर्जी, सनलाइट जितना ग्लूकोज बनाया, टोटल ग्लूकोज, उसको हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। लेकिन मैंने कहा कि पौधा अपने भी डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए कुछ ग्लूकोज इस्तेमाल करेगा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और CO2 निकलता है, CO2 बाहर फेंक देता है स्टोमाटा से प्लांट, वाटर निकलता है बाई प्रोडक्ट, और ATP बनते हैं, ATP को अपने लिए इस्तेमाल करता है अपने ग्रोथ डेवलपमेंट में। तो कुछ ग्लूकोज लॉस हो गया रेस्पिरेशन में, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी टोटल प्रोडक्शन एट प्राइमरी, ये प्रोड्यूसर लेवल में से अगर रेस्पिरेशन को माइनस करोगे तो जो अमाउंट बचेगा ग्लूकोज का या फूड का, उसको हम कहते हैं, या उसी प्रोडक्टिविटी को, उत्पादकता को हम कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रॉस और नेट में अंतर क्या है कि ग्रॉस में से जब रेट ऑफ रेस्पिरेशन को माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास जो बचेगा उसको कहेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। समझ में आ गया बच्चों? यस और नो? तो मैंने यही बात यहां पर लिख दी है।
कि क्या होता है नेट प्रोडक्टिविटी और क्या होता है ग्रॉस प्रोडक्टिविटी। क्लियर हो गया? अभी ये सारी बातें समझ आ रही हैं? कोई डाउट है बताओ? नहीं? बोलो तुम लोग हाँ नहीं तो मैं जल्दी करूं। नो सर, बहुत है। ठीक है, अब आते हैं, अब हमसे पूछा था उसने एनर्जी फ्लो मॉडल, तो अब तक हमने लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी समझा दिया, थोड़ा सा नेट और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी बता दिया, थोड़ा और आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो एनर्जी फ्लो मॉडल ऑफ डिफरेंस पूछा, और दो मॉडल, सिंगल चैनल मॉडल और वाई शिफ्ट मॉडल का डिफरेंस पूछा है। तो अब हमने उस डिफरेंसेस को बताने के लिए वर्सेस कर दिया यहाँ। अब देखो लिखा, इकोलॉजिस्ट यूज मॉडल टू ट्रेस हाउ एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस डिफरेंट न्यूट्रिशनल लेवल और ट्रॉफिक लेवल, यानी कि प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, क्वाटरनरी कंज्यूमर भी होते हैं, जितना लंबा फूड चेन होगा। इसमें एनर्जी के ट्रांसफर को समझाने के लिए साइंटिस्ट ने दो मॉडल का इस्तेमाल किया, एक सिंगल चैनल एनर्जी मॉडल, दूसरा वाई शिफ्ट मॉडल। अब हम लोग देखेंगे कि ये वाला इस तरह से एनर्जी जो ट्रांसफर हो रहा है उसके लिए जो समझाने का दो मॉडल है, दोनों में से बेस्ट मॉडल कौन सा होगा आज के डेट में। ठीक है, तो चलो सिंगल चैनल मॉडल को समझते हैं, बहुत आसान है। सिंगल चैनल मॉडल क्या कहता है? सिंगल चैनल मॉडल ये कहता है, दिस मॉडल वाज डेवलप्ड प्राइमरली बाय रेमंड लिंडमैन, इसको लिंडमैन मॉडल कहते हैं। दिस मॉडल व्यूज एनर्जी फ्लो एज अ सिंगल यूनिडायरेक्शनल लीनियर पाथवे, एकदम एनर्जी एक लाइन में लीनियर पाथवे में ट्रांसफर होगा। लिंडमैन ने ये समझाया हमें, इसीलिए इसको कहते हैं सिंगल चैनल मॉडल भी, क्योंकि यहाँ से एनर्जी यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ ऐसे जाएगी सीधी रेखा पर, लीनियर मॉडल है। यूनिडायरेक्शनल एनर्जी यहाँ से यहाँ गई तो रिटर्न नहीं होगी, यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो होगा। ठीक है, एनर्जी मूव डायरेक्टली फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर्स एंड देन टू द हर्बीवोर्स, फाइनली टू द कार्निवोर्स। दिख रहा है ना डायग्राम में? इसी डायग्राम को समझाने के लिए यहाँ इमेज का इस्तेमाल है। अब ये सांप वाप तो मत बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख सकते हो प्रोड्यूसर्स के लिए, ठीक है ना, कोई भी ये ले सकते हो, टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक, और ये वाला नाम लिख सकते हो, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, फिश एंड पेलिकन। जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम समझा रहे हो तो यहाँ लिख सकते हो फाइटोप्लैंक्टन, इसी के नीचे लिख देना, एग्जाम में मैं समझा रहा हूं ना, इसके नीचे लिख देना जूप्लैंक्टन्स, इसके नीचे लिख देना फिशेस, इसके आगे और भी टॉप कार्निवोर्स में पेलिकन्स हैं, टॉप कार्निवोर्स। इस तरह से हम एग्जाम्स में बताते हैं। यहां मैंने डायग्राम दिया आपको समझ में आने के लिए। टेरेस्ट्रियल लिखना है तो इसी के नीचे प्लांट लिखोगे, यहाँ कैटरपिलर लिखोगे, यहाँ लिजर्ड लिखोगे, यहाँ स्नेक लिखोगे, हो गया ना। तो लिंडमैन का कहना है कि हमेशा सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी प्रोड्यूसर के पास है, प्रोड्यूसर से एनर्जी हर्बीवोर्स को जाती है क्योंकि वो प्रोड्यूसर से अपना फूड लेते हैं, हर्बीवोर्स को प्राइमरी कंज्यूमर वो सॉरी सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर्स खाता है, तो इससे एनर्जी का ट्रांसफर वहां होता है, वापस एनर्जी नहीं आता है, यहाँ यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। हमने एरो से दिखा दिया, लीनियर, यही है सिंगल चेन मॉडल। क्लियर बच्चों? अब इसको थोड़ा सा अगर आप, वो सबसे साधारण तरीका था दिखाने का। अब क्या होता है कि दो तरह के बच्चे होते हैं, एक नॉन साइंस बैकग्राउंड के जिनको कि हर टेक्निकल बात बहुत हेडेक लगती है, तो उसके लिए सिंपल मॉडल मैंने दे दिया, एटलीस्ट ये तो बना दो, समझ जाएगा एग्जामिनर। थोड़ा स्मार्ट तरीके से आप बताएंगे तो ये वाला बनाइए, इसमें थोड़ी डिटेल बातें की गई हैं। क्या है, मैं डायग्राम्स के थ्रू समझाता हूं, तो ऊपर बनाओ या ये बनाओ बात एक ही है, समझ रहे हो। इसमें थोड़े फैक्ट्स लिखे गए हैं जिससे और क्लियरिटी आती है कि लिंडमैन ने क्या समझाने की कोशिश की थी, जबकि ये लिंडमैन के द्वारा 1942 में ये मॉडल दिया गया। समझो इसको, ये किसी भी स्टैंडर्ड बुक में मिलेगा।
और सेम मिलेगा। जैसे एक स्टैंडर्ड बुक आप जानते हो, पीडी शर्मा की किताब या ईपी ओडम, तो ये आपको ईपी ओडम की किताब में भी मिलेगा इकोलॉजी की, और पीडी शर्मा में भी मिल जाएगा, ये वहीं से लिया है। अब ये देखो, सोलर एनर्जी जो अर्थ पर आ रही है वो है 118872। देखिए, अमाउंट ऑफ टोटल सोलर एनर्जी जो अर्थ के ऊपर आ रही है वो इतना है। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर, यूनिट यहां लिखा हुआ है, ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर, इतनी टोटल एनर्जी। इस टोटल एनर्जी का प्लांट कितना यूज कर पा रहा है? मात्र इतना, 111। अब सोचो, इससे वो अपना ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तैयार कर रहा है, यानी ग्लूकोज बना रहा है टोटल। रेस्पिरेशन वाला माइनस नहीं किया, इसी को लिखा है ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स किसे कहते हैं? ऑटो मने सेल्फ, ट्रॉप्स मतलब फूड, ऐसा जो अपना फूड खुद बना ले। वो एग्जाम्पल क्या होगा? ग्रीन प्लांट, एल्गी, सर्टेन बैक्टीरियाज। और आपने ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम सुना है, जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ये सब ऑटोट्रॉप्स हैं, ये अपना भोजन बना लेते हैं सनलाइट से, लेकिन कितना लाइट एनर्जी ट्रैप करते हैं? मात्र 111। बाकी एनर्जी क्या होता है? हीट में कन्वर्ट होता है, बताया था ना मैंने। अब सोचो ये कितना परसेंट हो गया, इसका निकाल सकते हो ना, आपको मैथमेटिक्स आती है, निकाल के देख लेना। तो मैंने क्या बताया? 0.10%। अब देखो, ये जो है ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ये टोटल बनाया उसने। सनलाइट से केमिकल एनर्जी उसने इतना ही यूज किया सनलाइट को। अब देखो, इसमें से 23%, 23 देखो, परसेंट नहीं, यहाँ 23 देखो, 111 में से 23, 111 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर, इसमें से 23 रेस्पिरेशन में यूज कर लिया प्लांट ने, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर लिया। कितना परसेंट होगा? लगभग 21%। लगभग 21% ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन का उसने रेस्पिरेशन में खुद के लिए इस्तेमाल कर लिया, अपने ग्रोथ, अपने डेवलपमेंट के लिए। और 3 डिकम्पोजिशन वेस्ट के तौर पे, डिकम्पोजिशन लिखा है। और नॉन यूटिलाइज कितना रह गया? 70। प्लांट के पास नॉन यूटिलाइज रह गया 70। आप समझ रहे हैं? 23 क्या हुआ? रेस्पिरेशन में खुद के लिए उसने कंज्यूम कर लिया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन का। 111 का 23 उसने इस्तेमाल कर लिया अपने लिए। 3 चला गया डिकम्पोजिशन में, नॉन यूटिलाइज, ये यूज ही नहीं कर पाया, इसके पास रह गया रिमेनिंग 70। यही नॉन यूटिलाइज पर डिपेंड करेगा हर्बीवोर्स पर। हर्बीवोर्स इसमें से कितना जाएगा? मात्र 15। 111 में से कितना गया? 15 गया। देखो, अब इस 15 में से भी देखो, ये अपने लिए यूज करेगा इस 15 का 4.5, लगभग 30% अपना ये जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन बनाया, इसको, इसमें से 15 यूज करके इसने अपना ग्रॉस प्रोडक्शन किया, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एट दिस लेवल। और इस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेशन में, यानी 15 में से 4.5 रेस्पिरेशन में खर्च हो गया। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये रही। उसमें से 0.5 डिकम्पोजिशन, ईजेशन में लॉस हो गया। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो नॉन यूटिलाइज 7 रह गया। यहां रेस्पिरेशन में 21% यूज हुआ था मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, यहां प्राइमरी कंज्यूमर 30% रेस्पिरेशन में यूज कर लेता है। जो बनाता है प्रोडक्शन, अपने शरीर में प्रोडक्टिविटी जो जनरेट करता है, उसका 30% वो अपने लिए ही इस्तेमाल कर लेता है। कौन? हर्बीवोर्स। अब इस 15 में से कार्निवोर्स के पास मात्र 3 जाता है, 3। देखो एनर्जी कितना लेस ट्रांसफर हो रहा है। उस 3 में से फिर ये यूज कर लेता है 1.8।
अब सोचो 60% एनर्जी वो यूज कर लिया। 1.8, 3 का हाफ 50%, डेढ़ होता है ना, हाफ से ज्यादा ही है, 1.8 है। तो ऑलमोस्ट यहां पर समझ रहे हो ना, ठीक है ना, 60% एनर्जी रेस्पिरेशन में लॉस हो गया कार्निवोर्स का। अगर ह्यूमन है तो 60% हम अपने डेवलपमेंट में ही इस्तेमाल कर ले रहे हैं, अपनी जो फूड ले रहे हैं, ठीक है, उससे जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बन रहा है हमारे लेवल पे, उसका हम कितना परसेंट अपने डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर ले रहे हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी में? 60%। नॉन यूटिलाइज 1.2%। डिकम्पोजिशन, इजेशन जो होता है वो ट्रेस अमाउंट होता है इस लेवल। तो तुमने क्या देखा, ये लिंडमैन रूल है। तो लिंडमैन ने ये कहा कि देखो, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो वैसे वैसे एनर्जी का ट्रांसफर लेस होता चला जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ में आ गया बच्चों? यस और नो? अब क्या होगा कि अगर ये फैक्ट याद रखोगे तो थोड़ा तुम्हारा प्रेजेंटेशन और अट्रैक्ट करेगा एग्जामिनर को। फैक्ट नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, कम से कम एरो बना के समझा दो कि हाँ, एनर्जी का ट्रांसफर ये सिंगल चैनल मॉडल है, ये लिंडमैन ने बताया। इसी के आधार पर लिंडमैन ने कहा कि जो एनर्जी यहां है उसका मात्र 10% यहां ट्रांसफर हो रहा है, इसका मात्र 10% यहां जा रहा है, उसी को कहते हैं 10% लॉ। उसी को क्या बोलते हैं? 10% लॉ। अब यहां देखो, इसमें भी वही बातें हैं। ये है कौन? प्रोड्यूसर। ये है हर्बीवोर्स और ये है कार्निवोर्स। यहां लिखो, लिखा है 3000, फिर 1500, फिर 15, फिर 1.5, फिर 0.3। इसको मैंने यहां एक्सप्लेन कर दिया है। तो वही सेम डायग्राम को लिखा है। कोई एक डायग्राम ये बना दो या ये बनाना ज्यादा आसान है। बस तुम्हें थोड़ा फैक्ट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आसानी से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? यस और नो बताओ? बोल। ठीक है। पर इस मॉडल का लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है उस मॉडल का? सिंगल चैनल मॉडल, उसका लिमिटेशन है, इट एज्यूम हाईली सिंप्लीफाइड इकोसिस्टम, it isolate grazing food chain and fails to adequately map the massive chunk of energy that branches off into decomposer community from dead organic matter। ये लाइन तुम्हें अभी समझ नहीं आएगी, ये मैं अभी समझाता हूं। आप लोगों ने अलग अलग इकोसिस्टम को डीपली पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको समझ में नहीं आता है चीजें। जानते हो मरीन या वाटर इकोसिस्टम जो होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से अलग होता है। ये जो मरीन इकोसिस्टम होता है, यानी सी में चले जाओ या पॉन्ड में चले जाओ या लेक में चले जाओ, यहां पर जो प्रोड्यूसर होते हैं वो होते हैं कौन? उन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स को फाइटोप्लैंक्टन। अभी तुमने लिखा था ना ऊपर फाइटोप्लैंक्टन्स, और इन फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर जू प्लैंक्टन्स होते हैं, जैसे अमीबा वगैरह जू प्लैंक्टन्स हैं, एल्गी फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, अमीबा वगैरह जू प्लैंक्टन्स हैं। इन जू प्लैंक्टन्स के ऊपर फिशेज होती हैं। फिर आपने पेलिकन्स देखा या कोई और बर्ड्स जो पानी में मछलियां खाता हो, लिख सकते हो, ठीक है, या बड़ी फिश से छोटी को खा जाती है। इसको हम, इस फूड चेन को, अगर ये फूड चेन बनाओगे, इसको हम कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में ग्रेडिंग फूड चेन है, क्योंकि इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? प्रोड्यूसर क्या है यहाँ? ग्रीन प्लांट है। ये फोटोसिंथेसिस से फूड को स्टोर कर रहा है और यहाँ से फूड एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। इसको हम कहते हैं, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम का ये ग्रेजिंग फूड चेन है। लेकिन लैंड पर भी होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ग्रासलैंड आपको याद है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी ग्रेजिंग इकोसिस्टम है। ग्रासलैंड की शुरुआत कहां से करोगे? ग्रास से करोगे। ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास होपर खाएगा, खाएगा ना। ग्रास होपर को कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा। फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक्स खा लेंगे।
स्नेक्स को कौन खा लेगा? हॉक खा लेगा। ये भी क्या कहलाएगा? ये भी ग्रेजिंग फूड चेन है, पर ये लैंड पर है, ये वाटर में। लिंडमैन का जो रूल है, जो लिंडमैन का ये सिंगल चैनल मॉडल ग्रेजिंग फूड चेन में अप्लाई होता है। कौन से फूड चेन में अप्लाई होता है? ग्रेजिंग में। यहां ग्रास ने एनर्जी को स्टोर किया और यहां से एनर्जी एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने लगी। यहां प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन ने एनर्जी को कन्वर्ट किया केमिकल फॉर्म में, रेडिएंट एनर्जी को, और यहां से वो केमिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो लिंडमैन का रूल, यहां मैंने लिमिटेशन लिखा है कि इसने ग्रेजिंग फूड चेन को एक और फूड चेन इकोसिस्टम में होता है, उसको कहते हैं डेट्रिटस फूड चेन। कभी नाम सुना है? पीटी में आता है ना क्वेश्चन, डेट्रिटस फूड चेन कहते हैं। यस सर। ये फूड चेन तुम्हें कहां मिलेगा? ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम में मिलेगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में मिलेगा। डेट्रिटस कहते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो डेड डिकेइंग पर जिंदा रहते हैं अपने फूड के लिए। वो सनलाइट से एनर्जी नहीं लेते, वो किससे लेते हैं? मरे हुए पदार्थों से। जैसे मशरूम है, मशरूम किस पे ग्रो करता है? डेड डिकम्पोज पे। डेट्रिटस फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन भी है, लेकिन मेन वहां क्या है? एक्टिव डेट्रिटस फूड चेन। क्योंकि वहां जो ग्रेजर हैं, फॉरेस्ट में जाओगे तो जो ग्रेजर्स हैं, यानी डियर है, अगर बाइशन है, वहां मिलता है ना। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कौन है? या वाइल्ड एस है, वो भी तो ग्रासलैंड में मिलता है, फॉरेस्ट में नहीं मिलता है। लेकिन बाइशन, डियर, ठीक है ना, या रेनडियर की वेराइटी ऐसे मिलेगी तुम्हें। ये है वहां पे ग्रेजर। उनसे ज्यादा संख्या उन जीवों की है जो डेड डिकेइंग पे जिंदा है, बैक्टीरिया, फंगस की वेराइटी। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम डेट्रिटस फूड चेन का अच्छा एग्जांपल है। अब वो जो डेड डिकेइंग से लेते हैं उनको नहीं मतलब है, वो तो मरे हुए चीजों से लेंगे ना एनर्जी। लिंडमैन ने डेट्रिटस फूड चेन को इस सिंगल एनर्जी मॉडल में एक्सप्लेन ही नहीं किया, यही लिमिटेशन है। तो जब आगे ईपी ओडम ने स्टडी किया तो उनको लगा कि अरे, जब उन्होंने ढंग से स्टडी शुरू की तो उन्होंने देखा कि ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन, यानी जो ऑर्गेनिज्म मरे हुए चीजों पे डिपेंड करते हैं, उन दोनों में लिंकेज है। एक जगह आकर वो लिंक हो जाती है। उस लिंकेज को उन्होंने समझाने की कोशिश की और तब एक नया मॉडल आया, उसको कहते हैं वाई शिफ्ट मॉडल। उसे क्या बोलते हैं? वाई शिफ्ट मॉडल। तो वाई शिफ्ट मॉडल एनर्जी फ्लो क्या है? ये दो फूड चेन के बीच के रिलेशनशिप को दिखाता है। इसको किसने दिया? ईपी ओडम ने दिया। और ये दो डिस्टिंक्ट इसके आर्म होते हैं, यानी दो इकोसिस्टम के बीच के रिलेशन को ये शो करता है। एक जो है डेड ऑर्गेनिक मैटर डेट्रिटस को, और दूसरा ग्रेजिंग फूड चेन के बीच के रिलेशन को ये दिखाता है। तो यहां देखो, यहां मैंने बनाया है सनलाइट प्रोड्यूसर के पास गया, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स, फिर कार्निवोर्स। दूसरा ये प्रोड्यूसर से पत्तियां गिर गई, सड़ी, उस सड़े गले पत्तियों पर भी बैक्टीरिया ग्रो कर गए, है ना, और ऑर्गेनिज्म जिंदा है। तो डेट्रिटस फूड चेन शुरू हो गया। इसी को यहां लिखा है, देखो। प्रोड्यूसर कोई भी हो सकता है, प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट्स भी हो सकते हैं, प्रोड्यूसर ग्रासेस भी हो सकते हैं, प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन्स भी हो सकते हैं, अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम है। जब ये डेड हो जाते हैं तो इसके ऊपर डिकम्पोजर ग्रो करते हैं। हर्बीवोर्स भी जब डेड हो जाता है तो इसके ऊपर डिकम्पोजर ग्रो कर जाता है। नहीं, अगर कोई हर्बीवोर्स मर जाए तो उससे भी तो फूड लेंगे ना, बैक्टीरिया उसको भी डिकम्पोज करेंगे, फंगस उसके भी बॉडी को डिकम्पोज करेंगे। और पौधे की रूट्स सड़ गल जाए, लीफ सड़ गल जाए, तो उस पर भी बैक्टीरिया फंगस ग्रो करेंगे, जिनको हम डिकम्पोजर कहते हैं। यहाँ क्या लिखोगे? जो मैं ये लिख रहा हूं ना, ये ब्रैकेट में आपको यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा।
यहां क्या लिखोगे, यहां लिखोगे बैक्टीरिया, यहां लिखोगे फंगस एक्सेट्रा। हर्बीवोर्स आप जानते ही हो, कुछ भी एग्जाम्पल दोगे, जैसे ग्रास हॉपर दे दिया एग्जाम्पल, जैसे डियर दे दिया एग्जाम्पल, जैसे काऊ दे दिया एग्जाम्पल, कैटल्स एक्सेट्रा। इस पर कौन डिपेंड करता है? कार्निवोर्स। कार्निवोरस भी मरेगा तो डिकम्पोजर उससे भी फूड ले लेंगे। तो यहां लिखा है डेड टॉप प्रीडेटर्स, ये मरा, इस पर भी ये डिकम्पोजर जिंदा है? नहीं है जिंदा, इससे भी ग्रो कर लेगा ये। डिकम्पोजर्स के ऊपर भी प्रीडेटर्स होते हैं डेट्रिटस फूड चेन में। तो ग्रेजिंग फूड चेन और ये डेट्रिटस फूड चेन, ये दोनों में रिलेशनशिप हो गया। सनलाइट तो यही ट्रैप करेगा, लेकिन यहां से दो ब्रांचेज बन गए, सनलाइट प्रोड्यूसर एक ब्रांच बन गया, हर्बीवोर्स प्राइमरी कार्निवोर्स सेकेंडरी कार्निवोर्स दूसरा ब्रांच बन गया, डिकम्पोजर्स प्रीडेटर्स, और इनके बीच में भी रिलेशन है, इनके बीच में भी रिलेशन है। ये सिंपल फ्लो चार्ट एग्जाम में बना देना है। ये है वाई शिफ्ट मॉडल। आ गया समझ में बच्चों क्या है वाई शिफ्ट मॉडल, और कैसे ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन दोनों इंटरलिंक्ड हैं। ईपीओडम ने समझा दिया कि दोनों को अलग अलग करके पढ़ो नहीं, एक साथ देखो इसको। ये वेल एक्सेप्टेड मॉडल है आज के दिन में, वेल एडवांस एंड एक्सेप्टेड मॉडल। ऐसा नहीं कि लिंडमैन मॉडल को हमने रिजेक्ट किया है, वो एक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए एक्सप्लेन किया, इसमें दोनों फूड चेन को एक साथ लिंकेजेज उसको समझाया। किसने समझाया? ईपीओडम ने। इतना ही लिखना है। अब उसी चीज के आधार पे मैंने इसी आर्म 1 यानी ग्रेजिंग फूड चेन, आर्म 2 यानी डेट्रिटस फूड चेन, इसको मैंने यहां एक्सप्लेन कर दिया, आर्म 1 आर्म 2। अब ये जो सिंगल चेन के कुछ एट्रीब्यूट है, पाथ स्ट्रक्चर यूनिडायरेक्शनल और लीनियर होता है, इसका बाई डायरेक्शनल होता है, वाई शेप, है ना। पाथवे कैसा तुमने देखा? लिंडमैन वाला, सिंगल वाला, ऐसे देखा ना। लेकिन इसका कैसा देखा? ये ऐसे जा रहा है ना, तो ये बाई डायरेक्शनल हो गया, ये सिंगल डायरेक्शनल हो गया, सिंगल वाला। सिस्टम रियलिज्म ओवर सिंप्लीफाइड मॉडल है, ये ज्यादा रियलिस्टिक है क्योंकि दो फूड चेन को लिंक कर रहे हैं। डिकम्पोजर स्टेटस, यहां डिकम्पोजर को सेपरेट रखा है उन्होंने, इस चेन में नहीं रखा। यहां तो क्या है? प्रोड्यूसर, हर्बीवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स। डिकम्पोजर यहां होते हैं, इस चेन में साइड में होते हैं डिकम्पोजर, जबकि इस चेन में डिकम्पोजर यहीं पर है। सनलाइट प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर डिकम्पोजर यहां आ गया। तो इस फूड चेन में डिकम्पोजर फूड चेन का पार्ट है, यहां फूड चेन के साइड में है डिकम्पोजर, ध्यान देना। ये सब मरेंगे तो डिकम्पोजर इसको खाएगा, इन्होंने अलग कर दिया, इस चेन में इन्होंने लिंक कर दिया डिकम्पोजर को। आ रही है बात समझ में थोड़ी थोड़ी? ये मॉडल का सेंट्रल पार्ट में है, इसको सेपरेटली रखा है लिंडमैन ने। सीजनल शिफ्ट कैन नॉट अकाउंट फॉर डायनेमिक सीजनल वेरिएशन। इन्होंने कहा कि ये सालों भर यही मॉडल फ्लो करता है। इन्होंने कहा कि कभी कभी डेट्रिटस की संख्या बढ़ जाती है, मरने वाले की संख्या बढ़ जाती है, फ्लड आया, ड्राउट आया, ठीक है ना, आग लग गई, तो समझ रहे हो ना, इकोसिस्टम डैमेज होता है ना। बात समझ में? कोई एपिडेमिक आ गया, कोई बीमारी फैल गई, तो मरने वाले की संख्या बढ़ जाएगी ना, उसको तो काउंट ही नहीं किया। समझ में आ गया? ये डिफरेंस को मैंने क्या कर दिया? टेबुलर फॉर्म में बना दिया। लेकिन आप डिस्क्राइब कर दो, ये टेबल नहीं भी बनाओगे, ऊपर वाला भी एक्सप्लेन करोगे तो सफिशिएंट। क्या बच्चों बात समझ में आ रही है? मैंने बताया 10% लिंडमैन रूल समझा दिया है। अब प्रोडक्टिविटी को मेजर कैसे करेंगे? रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, डिफाइन किया। फिर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसको कहते हैं? प्रोड्यूसर यानी ग्रीन प्लांट, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, प्रोड्यूसर लेवल पर। एक्सप्लेन कर दिया।
फिर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो टोटल प्रोडक्शन होता है, उसमें से रेट ऑफ रेस्पिरेशन माइनस कर दो तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये आपने बता दिया। अब है इकोलॉजिस्ट तीन तरीके से मेजर करते हैं। एक को कहते हैं लाइट एंड डार्क बॉटल मेथड, जैसे एक बॉटल लिया ट्रांसपेरेंट और एक बॉटल लिया डार्क जिसमें लाइट ना अंदर जाए, बात समझ रहे हो, और उसको रख दिया बाहर सनलाइट में। अब जो ट्रांसपेरेंट बॉटल है उसमें तो लाइट अंदर जाएगी, फोटोसिंथेसिस होगा, लेकिन जो डार्क बॉटल है उसमें लाइट अंदर जाएगी नहीं, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो जो लाइट बॉटल है, जो ट्रांसपेरेंट बॉटल है, उसमें अगर तुमने रखा है, क्या रखते हैं यहां देखो, एक्वेटिक इकोसिस्टम में मेजर करना है, पानी वाले में करना है, इसलिए एक्वेटिक का एग्जांपल दिया है। इसमें क्या करते हैं, क्लासिकल फील्ड में ट्रैक करते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को। पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, हम उसको डिसॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं। कोई भी पॉन्ड से पानी निकाल लो, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा रहती है, उसको हम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को चेक करते हैं। सिंस ऑक्सीजन इज डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रिएक्टेंट इन रेस्पिरेशन, आपको मैंने बताया था कि CO2 प्लस H2O C6H12O6 बनाता है प्लस O2 प्लस H2O, तो ये ऑक्सीजन डायरेक्ट प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। फिर मैंने बताया था कि ये C6H12O6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस ATP, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस। इसमें O2 क्या है, रिएक्टेंट है, तो रेस्पिरेशन में वो रिएक्टेंट है, फोटोसिंथेसिस में बाई प्रोडक्ट है। ये बात समझ आ गई बच्चों, क्या लिखा है मैंने? ये रिएक्शन को अगर जानते हो तो ये लाइन समझ आ जाएगी। यानी ऑक्सीजन बहुत वाइटल है, इसीलिए क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी मेजर करने के लिए डिसॉल्व ऑक्सीजन को लेते हैं। प्रोसेस क्या है, वाटर सैंपल लिया, फाइटोप्लैंक्टन को कलेक्ट किया। फाइटोप्लैंक्टन कहाँ मिलेंगे, तालाब में, पानी में। इनिशियल डीओ हमने रिकॉर्ड कर दिया, डीओ मतलब डिसॉल्व ऑक्सीजन हमने रिकॉर्ड कर लिया पानी के सैंपल में। फाइटोप्लैंक्टन कलेक्ट किया, फाइटोप्लैंक्टन ही तो करेगा फोटोसिंथेसिस ना, तो फोटोसिंथेसिस जब वो करेगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगा, तो हम ये रिलीज्ड ऑक्सीजन जो है उसको काउंट कर लेंगे, उसके मेजर करने का तरीका होता है। फिर सैंपल को दो बॉटल में डाल देंगे, एक बॉटल जो ट्रांसपेरेंट है और एक बॉटल जो डार्क है। ये बॉटल डार्क है, समझ रहे हो, पानी को यहां डाल दिया। अब इसमें भी फाइटोप्लैंक्टन है, इसमें भी, इसमें लाइट जाएगी तो इस फाइटोप्लैंक्टन में फोटोसिंथेसिस कंटिन्यू होता रहेगा, तो नया O2 बनता रहेगा। इसमें होगा ही नहीं, इसमें लाइट अंदर जाएगी नहीं, तो जितना O2 है उतना ही रहेगा ना, और वो O2 भी ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में वो इस्तेमाल करते रहेंगे, पौधे अपने लिए तो यूज करेंगे ना वो, यानी O2 का लेवल इसमें कम होता जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो बच्चों? यहां तो ऑक्सीजन बन रहा है, वो ऑक्सीजन यूज भी कर रहे हैं इस प्रोसेस में, लेकिन नया ऑक्सीजन बनता जा रहा है। यहां तो नया ऑक्सीजन बनेगा ही नहीं क्योंकि डार्क बॉटल है, और जो ऑलरेडी ऑक्सीजन है वो कंज्यूम भी होगा रेस्पिरेशन में। मेरी बात समझ रहे हो? तो हम कैसे Yes, sir. निकाल लेंगे, हम इसमें कितना प्रोडक्शन हुआ और इसमें कितना कंजम्पशन हुआ, इसमें से उसको माइनस करेंगे, हमारे पास नेट वैल्यू आ जाएगा। ये तरीका है निकालने का। ये तरीका क्या है, ये नेट डिसॉल्व्ड, अगर ऑक्सीजन आपको पता लग गया, नेट डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को एक्सप्लेन कर देगा। आ गई बात समझ में बच्चे? तो यही तरीका है, इसी को मैंने यहां लिखा है। दूसरा तरीका है, आजकल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं। कार्बन 14 रेडियो एक्टिव ट्रेशर है। अब इस कार्बन 14 को क्या करते हैं कि यूज करते हैं, इसको स्टीमैन निल्सन ने यूज किया इस मेथड को। अब देखो प्रोसेस क्या है, रेडियो एक्टिव बाइकार्बोनेट क्या किया, इस कार्बन को इस्तेमाल किया, कार्बन 14 को। अब ये देखो बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला आप जानते हैं, HCO3 माइनस, इसमें C14 लिखा है, यानी कार्बन के, ये कौन सा कार्बन है, ये वाला कार्बन है, इसलिए यहां लिखा है HC14CO3 माइनस।
ये बाइकार्बोनेट है, बट ये C12 वाला बाइकार्बोनेट नहीं है, C14 वाला बाइकार्बोनेट है, क्योंकि हमने इसमें रेडियो एक्टिव ट्रेसर डाल दिया, हमने इसमें कार्बन 14 डाल दिया, ठीक है ना। और इस बाइकार्बोनेट को पानी में डाल दो, इंट्रोड्यूस इनटू वाटर सैंपल, क्या होगा? फाइटोप्लैंक्टन टेक अप द रेडियो एक्टिव कार्बन ड्यूरिंग द कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन के समय क्या करेंगे? कार्बन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है? CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6, ये है कार्बन फिक्सेशन। कार्बन था CO2, ये कन्वर्ट हो गया, यहाँ कार्बन 14 है तो यहाँ कार्बन 14 नजर आएगा, नजर आएगा ना। तो तुम काउंट कर लोगे ना कि तुमने कितना कार्बन 14 दिया था, ये कितना कार्बन 14 बना रहा है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पता नहीं लग जाएगा? पता लग जाएगा, क्योंकि यही कार्बन 14 ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी ग्लूकोज बनाएगा ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो आजकल ये मैकेनिज्म याद करते हैं, यहां मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, सेम वही बातें जो मैं बता रहा हूँ। समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी बातें कि नहीं आ रही है? बाउंसर हो रहा है तो पूछना है। सर इसको एक्सप्लेन करिए फिर से एक बार, ये वाला। हमने क्या किया कि आपको पता है कि पौधे क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस में? एटमॉस्फेयर से CO2 लेते हैं, वाटर लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर लेते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से C6H12O6 में। हमें निकालना है प्रोडक्टिविटी, यानी हमें बताना है कि कितना अमाउंट ऑफ ग्लूकोज बन रहा है। कैसे पता लगाएंगे? तो क्या किया है साइंटिस्ट ने? एक मेथड निकाला, कार्बन 14 बाइकार्बोनेट एक लेंगे, बाइकार्बोनेट एक बनाएंगे कार्बन 14 वाला, उस बाइकार्बोनेट को पानी में डाल देंगे, क्योंकि हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी निकाल रहे हैं। अब उस पानी में जो फाइटोप्लैंक्टन है, जब वो CO2 का इस्तेमाल करेगा, जो कार्बन का इस्तेमाल करेगा, उस कार्बन में कार्बन 14 रहेगा। तो तुम्हें पता है ना कि तुमने कितना कार्बन 14 डाला है पानी में, तुमने उसका अमाउंट तो पहले से तय कर रखा है ना, हमने इतना ग्राम डाला है इतना ml वाटर में। अब वही C14 को इस्तेमाल करेगा कौन? प्लांट, किसमें? कन्वर्ट करने के लिए ग्लूकोज में। फाइनली ग्लूकोज जब बनेगा तो उसको जब चेक करोगे तो वो चूंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो ग्लो करेंगे। जब ग्लो करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि अच्छा वो C14 यहाँ देखो ग्लूकोज में बाइंड है, उससे हम उसका वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितना बना है। कौन? क्या बना है? ग्लूकोज। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी हुई है? और तीसरा मेथड है क्लोरोफिल कॉन्सेंट्रेशन एंड सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग। ये बड़े स्केल पर जब हमें एक्वेटिक सिस्टम है जैसे ओशियन का या ग्रेट लेक्स का हमें निकालना हो तो रिमोट सेंसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं क्लोरोफिल कॉन्सेंट्रेशन एंड रिमोट सेंसिंग, ओके, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग मेथड। अब क्या होता है कि सैटेलाइट होता है और ओशियन में कलर सेंसर्स डालते हैं। यहाँ लिखा है सैटेलाइट इक्विप्ड विद द ओशियन, इक्विप्ड विथ, सैटेलाइट में क्या लगा हुआ है? सेंसर्स लगे हुए हैं, इक्विप्ड विथ द ओशियन कलर सेंसर। एक सेंसर का नाम है मॉडिश, सैटेलाइट में लगा होता है। अब ये हम रट लेते हैं, मॉडिश याद रहना है होना। अब क्या होता है कि विच मेजर्स द स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ ग्रीन लाइट रिफ्लेक्टेड ऑफ द ओशियन सरफेस। ओशियन के सरफेस पर फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन जो हैं वो क्या करते हैं? ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। और कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं? क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन फोटोसिंथेसिस में कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं? ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ब्लू एंड रेड लाइट, नॉट ग्रीन लाइट। अब वो ग्रीन कलर का है तो क्लोरोफिल है तो इसका मतलब वो ग्रीन लाइट लेगा, ऐसा नहीं है। सनलाइट में से जो वेवलेंथ है वो कौन सा वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट? ब्लू एंड रेड, याद रखना, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है। मैंने लिखा भी है कि क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल भी कई तरह के होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी। तो क्लोरोफिल जो है क्या एब्जॉर्ब करता है? ब्लू और रेड लाइट, ना कि वो एब्जॉर्ब करता है ग्रीन लाइट। वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जो चीजें रिफ्लेक्ट होती है वही ना दिखती हैं आपको।
ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट होके आपके आंख पे पड़ रहा है, इसलिए वो ग्रीन दिख रहा है। ये तो बहुत कॉमन सेंसिकल है ना, फिजिक्स में पढ़ा है ना तुम लोगों ने। हाँ, तो समझ लेना, ऐसा नहीं कि वहां लिख देना कि ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहां मैंने कहा ग्रीन रिफ्लेक्ट करते हैं, वही रिफ्लेक्शन को ये सैटेलाइट कैच करता है, क्योंकि इसमें कलर सेंसर लगा है। नाम क्या है? जैसे एक सेंसर का नाम है मॉडिश, और उसी से हम कैलकुलेट कर लेते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस के द्वारा कि कितना ग्रॉस प्रोडक्शन हो रहा है, कितना ब्लू और ग्रीन लाइट, ब्लू और रेड लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना ग्रीन लाइट वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसी से मैथमेटिकल एल्गोरिदम कैलकुलेट कर कर साइंटिस्ट हमें बता देते हैं कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, लेक के अंदर कितना ग्रॉस और कितना नेट प्रोडक्शन हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? ये सबसे एडवांस मेथड है। तो इस तरह से मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया कि कितने सारे मेथड्स हैं प्रोडक्शन के लिए। फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखना है कि द एनर्जी फ्लो मॉडल हैज गिवन अस द आइडिया ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम। एम आई क्लियर? एक दो लाइन में कंक्लूड करो, फिनिश हो गया आंसर। थैंक यू।